हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि दिशा क्लासेस की वीडियोस आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 3 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर रखा है। पहला है 11th क्लास की अकाउंटेंसी, दूसरा है मार्केटिंग जो हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, और तीसरा सब्जेक्ट जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। और HRM को हम अश्वथापा की बुक 7th एडिशन से कवर कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा चैप्टर चल रहा है 16 मार्केटिंग का, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसके 4 P's हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड फिलिप कोटलर में 3 चैप्टर दिए हुए हैं, उन तीनों को हमने कवर कर लिया। प्राइस से रिलेटेड फिलिप कोटलर में एक ही चैप्टर है जिसको हम कवर कर रहे हैं, और इस चैप्टर के भी 13 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 14 को। तो पहले देख लेते हैं कि पार्ट 13 में ये हमारा क्या टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो हम कर रहे थे। तो इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्राइस। जब भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है तो प्राइस सेट करने के लिए उन्हें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती हैं। तो उस प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है सेलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कंपनी अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेगी कि भी किस ऑब्जेक्टिव को वो प्राइस के थ्रू अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर्वाइवल, मैक्सिमम करंट प्रॉफिट या मैक्सिमम मार्केट शेयर। तो अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर हमारा अलग अलग प्राइस डिपेंड करता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है तो आप प्राइस कैसा रखेंगे? लो। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट तो आप प्राइस कैसा सेट करेंगे? हाई। तो हमारा जो प्राइस है वो डिपेंड करता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पे। तो सबसे पहला ही स्टेप हमारा क्या होगा? सेलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। सेकंड स्टेप हमारा होगा डिटरमाइनिंग डिमांड, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। तो आप सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड को डिटरमाइन करेंगे। अगर डिमांड अच्छी है तो आप हाई प्राइस सेट कर सकते हैं, डिमांड अच्छी नहीं है तो आपको लो प्राइस सेट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप जो हमारा है वो है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। अब आप क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे कि भी उस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कंपनी को क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है या क्या कॉस्ट उसको आती है, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे भी हमारा प्राइस डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट से नीचे के प्राइस पे कभी भी नहीं बेचेगी। तो अपने प्राइस में वो एटलीस्ट अपनी कॉस्ट को तो कवर करे ही करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि भी हमें हमारी कॉस्ट का पता होना चाहिए। क्लियर। फोर्थ स्टेप हमारा होगा एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट, प्राइस एंड ऑफर्स। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो प्राइस है, उनकी जो कॉस्ट है, या वो क्या ऑफर्स अपने प्रोडक्ट पे ऑफर कर रहे हैं, वो चीज़ें भी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को इफेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट कर दिया तो भी आपकी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी या आपका जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है फोर्थ स्टेप पे कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट को, उनके प्राइजेस को, उनके ऑफर्स को एनालाइज करें, स्टडी करें कि भी वो क्या मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं और किस प्राइस पे अवेलेबल करवा रहे हैं। फिफ्थ स्टेप हमारा होगा सेलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड। अब प्राइस सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से आपको किसी भी एक मेथड को सेलेक्ट करना है और लास्ट में अपना जो फाइनल प्राइस है उसको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ये था हमारा प्रोसेस। इसके जो 4 स्टेप्स हैं वो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड, कि भी जो आपके प्राइसिंग मेथड्स हैं उनमें से एक प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करके कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है। तो क्या क्या वो प्राइसिंग मेथड्स हैं? टोटल 7 हमारे पास प्राइसिंग मेथड्स हैं। 7 मेथड्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सेलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड। अब हमने बात करी, हमने 3 चीज़ों की बात करी है कि भी हमने अपनी डिमांड को भी डिटरमाइन कर लिया,
हमने अपनी कॉस्ट को भी एस्टिमेट कर लिया और हमने कॉम्पिटिटर्स के जो प्राइजेस थे, कॉस्ट थी, ऑफर्स थी, उनको भी एनालाइज कर लिया। तो अब क्या होगा, गिवन द कस्टमर्स डिमांड शेड्यूल, आपने कस्टमर्स का डिमांड शेड्यूल भी देख लिया, डिमांड शेड्यूल को भी देख लिया, आपने अपनी कॉस्ट के फंक्शन को भी देख लिया और आपने कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को भी देख लिया। द कंपनी इज नाउ रेडी टू सेलेक्ट अ प्राइस। अब इन तीनों चीजों को देखने के बाद अब कंपनी रेडी है अपने फाइनल प्राइस को सेलेक्ट करने के लिए। तो अब ये कह रहा है कि भी जो हमारी फिगर ये 16.4 फिगर गिवन है, इसमें उन्होंने बताया कि भी 3 मेजर कंसिडरेशंस हैं जिनको कंपनी कंसीडर करती है जब भी वो अपने प्राइस को सेट करती है। तो वो 3 कंसिडरेशन कौन सी हैं जिनको कंपनी कंसीडर करती है अपने प्राइस को सेट करने के लिए? तो वो 3 कंसिडरेशन हमारी है, सबसे पहले है हमारी कॉस्ट, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है वो आपके लिए एक फ्लोर प्राइस को सेट कर देती है कि भी कॉस्ट से नीचे का प्राइस तो हम सेट करेंगे ही नहीं। अगर हम प्राइस लो से लो भी सेट करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा? एटलीस्ट हमारा जो प्राइस होगा वो हमारी कॉस्ट के तो इक्वल होगा ही होगा। तो जो आपकी कॉस्ट है वो आपके फ्लोर प्राइस को सेट कर देती है कि भी आपका फ्लोर प्राइस है प्रोडक्ट के लिए। क्लियर? तो जो हमारे 3 कंसिडरेशन है उनमें पहला कंसिडरेशन है कि भी जो कंपनीज कंसीडर करेंगी वो अपनी कॉस्ट को कंसीडर करेंगी, जो उन्हें एक फ्लोर प्राइस दे देता है। सेकंड जो वो चीज कंसीडर करेंगी वो है कॉम्पिटिटर के प्राइजेस, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स के प्राइजेस हैं या जो आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं उनके जो प्राइजेस हैं उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और वो आपके लिए क्या करके देगा, वो आपको एक ओरिएंटिंग पॉइंट दे देगा कि भी लगभग आपका जो प्राइस है वो इसके आसपास होना चाहिए, इससे मिलता जुलता कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो सेकंड चीज, जब हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं या सेट करते हैं तो हम देखेंगे हमारे कॉम्पिटिटर का प्राइस या हमारे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनका क्या प्राइस है मार्केट में। क्लियर? तो हमने पहले देखा कॉस्ट को कंसीडर किया, सेकंड हमने कॉम्पिटिटर के प्राइजेस को या हमारे जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उनको कंसीडर किया, उनके प्राइजेस को कंसीडर करा। और थर्ड हम देखेंगे कि भी कस्टमर्स असेसमेंट ऑफ यूनिक फीचर्स एस्टैब्लिश द प्राइस सीलिंग। फिर हम देखेंगे कि भी कस्टमर के माइंड में कस्टमर की क्या असेसमेंट है हमारे प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स को लेके, मतलब कस्टमर क्या परसीव करता है या क्या उसकी परसेप्शन है हमारे जो प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स हैं उनको लेके, कितनी वो वैल्यू उनको देता है। मींस आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कॉम्पिटिटर से ऑब्वियसली है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा, कुछ तो यूनिक फीचर्स उसमें होंगे। तो उस यूनिक फीचर को जो आपके प्रोडक्ट में अलग हैं उनको कस्टमर कैसे असेस करता है, क्या असेसमेंट करता है या क्या उसकी परसेप्शन लगाता है, क्या उसकी वैल्यू लगाता है। तो इस चीज़ को भी हम कंसीडर करेंगे। अगर वो हमारी अच्छी वैल्यू या असेसमेंट करता है, कस्टमर अच्छी परसेप्शन बनाता है हमारे यूनिक फीचर्स की, तो हम प्राइस हाई सेट कर सकते हैं। मीन्स ये हमारा, अगर हम बात करें तो डिमांड से ही रिलेटेड है कि भी कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है या मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, मतलब कस्टमर कैसे आपके, क्या कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट की परसेप्शन बना रखी है या क्या वैल्यू वो आपके प्रोडक्ट को देता है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। तो इन तीनों ही चीज़ों को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इन तीनों को अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है 3C, द 3C मॉडल फॉर प्राइस सेटिंग। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भी प्राइस सेट करने के लिए 3C मॉडल कौन सा है, तो आप इसको बता सकते हैं कि भी वो 3C हमारे क्या हैं। सबसे पहला है कॉस्ट को देखेंगे, दूसरा हम कॉम्पिटिटर को देखेंगे कि भी कॉम्पिटिटर के क्या प्राइजेस हैं, तीसरा हम अपने कस्टमर की असेसमेंट को देखेंगे कि भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स की क्या असेसमेंट लगाता है, क्या वैल्यू उनको देता है। तो ये जो हमारा 3C मॉडल है प्राइस सेट करने के लिए, इसको हम कंसीडर करेंगे जब अपना फाइनल प्राइस सेट करेंगे। क्लियर? तो अब हमने बात करनी है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि प्राइस सेट करने के लिए 3C मॉडल कौन सा है। और जो ये हमारी कस्टमर की असेसमेंट है हमारे यूनिक फीचर्स को लेके, ये हमारे लिए एक सीलिंग प्राइस को सेट कर देता है कि भी इससे हाई प्राइस हम नहीं रख सकते। कॉस्ट हमारे लिए फ्लोर प्राइस सेट करता है, जो कस्टमर की असेसमेंट है हमारे प्रोडक्ट को लेके, उसकी जो परसेप्शन है वो हमारे लिए एक सीलिंग प्राइस को सेट कर देता है कि भी इससे हाई प्राइस हमारा नहीं होगा। क्लियर? तो कंपनी सेलेक्टिंग अ प्राइस मेथड दैट इंक्लूड्स वन और मोर ऑफ दीज 3 कंसिडरेशन। तो ये कह रहा है प्राइस सेट करने के लिए कंपनी को इन तीनों कंसिडरेशंस में से किसी ना किसी को तो देखना ही पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो अपना प्राइस सेट करेंगे। तो कंपनीज कोई एक ऐसा प्राइसिंग मेथड सेलेक्ट करेगी जिसमें या तो इनमें से कोई भी एक कंसिडरेशन हो या एक से ज्यादा कंसिडरेशन उस मेथड में अवेलेबल हो। मान लो अब एक मेथड आप कर रहे हो कि भी आप कॉस्ट
प्लस कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज उसमें ऐड कर रहे हो। तो आपने कौन सा कंसिडरेशन फॉलो किया इस मेथड के थ्रू? कॉस्ट को। आपने एक ऐसा मेथड सेलेक्ट किया प्राइसिंग का जिसमें कॉस्ट एक कंसिडरेशन है, कॉस्ट के बेसिस पे आपका प्राइस सेट होके आ रहा है। दूसरा हो सकता है कि भी आप कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को देख रहे हैं और कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को देख के जो मार्केट में चल रहा है उसके बेसिस पे ही अपना प्राइस सेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो आपने कंसिडरेशन देखी, क्योंकि हम इन तीनों में से कंसिडरेशन को देखेंगे कि भी हम एक ऐसा प्राइसिंग मेथड अडॉप्ट करेंगे अपने प्राइस को सेट करने के लिए जिसमें इन तीनों ही कंसिडरेशन में से या तो एक फैक्टर हो या तीनों ही कंसिडरेशंस हो। तो दूसरा जैसे हमने यहाँ देखा कंपटीशन को या कॉम्पिटिटर्स को कि भी उनका क्या प्राइस है, उनके बेसिस पे हमने प्राइस सेट करा। या फिर थर्ड हो सकता है कि भी वैल्यू प्राइसिंग मेथड, जब आप क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि भी वैल्यू कस्टमर आपके प्रोडक्ट की क्या लगाता है, उसके बेसिस पे आप प्राइस को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो आपकी कंसिडरेशन है वो है कस्टमर असेसमेंट, कि यही हम बात कर रहे हैं कि भी जब कंपनीज एक प्राइसिंग मेथड सेलेक्ट करेंगी कि भी कौन सा प्राइसिंग मेथड के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगी, क्योंकि मेथड तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस मेथड में इन तीनों में से कोई ना कोई कंसिडरेशन जरूर मिलेगी या इन तीनों के अलावा एक से ज्यादा भी मिल सकती है। क्लियर? तो फिर है वी विल एग्जामाइन 7 प्राइसिंग सेटिंग मेथड्स। हम इस चैप्टर में 7 प्राइसिंग सेटिंग मेथड्स को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है मार्कअप प्राइसिंग, सेकंड है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, थर्ड है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, फोर्थ है वैल्यू प्राइसिंग जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसमें हम कस्टमर क्या वैल्यू असेस करता है उसके बेसिस पे हम अपना प्राइस सेट करते हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई कंसिडरेशन आपको आपके प्राइसिंग मेथड में जरूर मिलेगी जिसके बेसिस पे आप अपना प्राइस सेट करेंगे। उस प्राइसिंग मेथड में इन तीनों में से किसी ना किसी एक का जिक्र जरूर होगा, वही आपकी हेल्प करेगा आपके प्राइस को सेट करने में, क्योंकि जो प्राइस सेट होता है उसमें ये 3 फैक्टर्स हैं जो मेन कंसिडरेशंस हैं, जो मेन रोल प्ले करती हैं। फिर है हमारा EDLP एवरीडे लो प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग। ये गोइंग रेट वाला हमारा कॉम्पिटिटर वाला है कि भी हम कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हैं कि भी क्या गोइंग रेट है, उसके बेसिस पे हम अपना प्राइस सेट कर देते हैं। तो इसमें जो कंसिडरेशन आई इस मेथड में वो आई कॉम्पिटिटर वाली। वैल्यू प्राइसिंग वाले मेथड में जो कंसिडरेशन आई वो आई कस्टमर वाली। मार्कअप प्राइसिंग में जो कंसिडरेशन आएगी वो आएगी कॉस्ट वाली। तो ये डिपेंड करता है कि भी आप किस मेथड को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अलग अलग मेथड्स में अलग अलग कंसिडरेशंस हैं। और लास्ट हमारा है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। क्लियर? तो ये हमारे हैं 7 मेथड्स प्राइस सेट करने के लिए, इनको हम स्टडी करेंगे। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं पहला मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है? द मोस्ट एलिमेंट्री प्राइसिंग मेथड इज टू ऐड अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें आप जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें कुछ एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मार्कअप, कि भी इससे ज़्यादा हम बेचेंगे। और इस मेथड को एलिमेंट्री प्राइसिंग मेथड बोला है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला प्राइसिंग मेथड है। आप क्या करते हैं, आपने अपनी कॉस्ट ली, उसमें क्या प्लस करेंगे, आप क्या ऐड करेंगे, एक स्टैंडर्ड मार्कअप जो आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा। इसके बाद आपका प्राइस यहाँ निकल के आ जाता है। क्लियर? ये होता है हमारा मार्कअप प्राइसिंग। Construction companies submit job bids by estimating the total project cost and adding a standard markup for profit। ये कह रहे हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो भी जब अपनी जॉब के लिए बिड्स लगाती हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड लगाती हैं, तो बिड में वो क्या करती हैं, अपनी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करती हैं और उसमें एक स्टैंडर्ड मार्कअप जो प्रॉफिट के लिए उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भी 10% हमें कमाना है या 15% प्रॉफिट हमें चाहिए, वो जो स्टैंडर्ड उन्होंने मार्कअप फिक्स कर रखा है प्रॉफिट के लिए उसको ऐड कर देती है। Lawyers and accountants typically price by adding a standard markup on their time and cost। लॉयर्स जो होते हैं या अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने काम के लिए जो उनकी कॉस्ट आती है, टाइम और जो भी कॉस्ट उन्हें बियर करनी पड़ती है, कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है या आपके केस के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है, किसी बंदे से मिलना पड़ रहा है, तो उसमें वो क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट में एक स्टैंडर्ड मार्कअप अपनी फीस का ऐड कर देते हैं एज अ प्रॉफिट। क्लियर? तो इसका इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कोई भी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो $10 पर यूनिट के हैं, और जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट लगा के प्लांट शुरू कर रखा है वो आपकी $3 लाख है। क्लियर? उसके बाद एक्सपेक्टेड सेल आप मान रहे हैं कि भी आपकी 50,000 की सेल्स जरूर होगी, मतलब 50,000 की नहीं, सॉरी 50,000 यूनिट्स आपकी सेल होंगी। 50,000 यूनिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी आपकी सेल्स होंगी।
फिक्स्ड कॉस्ट आपने लगाई है $3 लाख और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की आती है वो $10 है। क्लियर। सपोज अ टोस्टर मैन्युफैक्चर हैज द फ्लोइंग कॉस्ट, ये आपको एक एग्जांपल के लिए दे दी, उसकी सेल्स एक्सपेक्टेशन भी दे दी। अब इस बेसिस पे अगर आपको मार्कअप प्राइसिंग देखनी है तो मार्कअप प्राइसिंग देखने के लिए आप देखिए क्या करेंगे। इन्होंने क्या किया, ये आपकी यूनिट कॉस्ट निकाली कि भी एक बनाने की कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले कितनी आती है। वेरिएबल कॉस्ट तो आपको पर यूनिट की गिवन है कि भी एक यूनिट बनाने में आपको $10 की कॉस्ट आती है। फिर जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है $3 लाख वो किस पे जाएगी, वो कितनी यूनिट्स को बियर करनी है, वो टोटल जितनी भी आपकी सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी 50,000 यूनिट्स की तो हमारी सेल होगी ही होगी, तो उनको बियर करनी है, तो उनसे डिवाइड करके हम एक की निकाल लेते हैं कि भी 3 लाख कॉस्ट है, 50,000 यूनिट्स इस 3 लाख की कॉस्ट पे बनेगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो एक की आगे ₹6। क्लियर। तो ₹6 फिक्स्ड कॉस्ट का बियर करना पड़ेगा हर एक यूनिट को। जो आप प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाएंगे उस एक यूनिट को ₹6 तो फिक्स्ड कॉस्ट के बियर करने हैं, ₹10 वो अपने वेरिएबल कॉस्ट के लेके चलती है, तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास $16 मतलब $। क्लियर। अब हमने बात करी कि जो मैन्युफैक्चर है वो चाहता है कि वो 20% मार्कअप अपने सेल्स पे कमाए, तो जो एक मार्कअप है स्टैंडर्ड मार्कअप उसने फिक्स कर रखा है 20%। अब वो 20% इसमें ऐड करेगा, तो 20% ऐड करके जो उसकी यूनिट की कॉस्ट आ रही है, यूनिट की कॉस्ट आ रही है उसकी ₹16। अब इस ₹16 पे जितना भी वो अर्न करना चाहता है, 20% है तो जैसे 2% को आप लिखते हैं तो उसको आप ऐसे लिख लेंगे, एक में से 2% लेस करके, और ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट। क्लियर। आप वैसे सीधा भी निकाल सकते हैं कि भी ₹16 है, ₹16 पे वो 20% कमाना चाहता है, तो ₹16 का 20% आप निकाल सकते हैं कि भी कितना निकलेगा, 3.2 आएगा, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, ₹4 ही कर दिया, जिसकी कॉस्ट 16 में ₹4 उसने अपना प्रॉफिट ऐड करके उसकी प्राइस क्या बना दिया, $20। क्लियर। ये था हमारा मार्कअप मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट में जो हमने एक मार्कअप सोचा है कि भी 20% हमें प्रॉफिट कमाना है या 10% कमाना है या 15%, उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हमारा फाइनल प्राइस क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है कि भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए किसी भी प्राइसिंग मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है द मैन्युफैक्चरर विल चार्ज। अब जो हम अभी बात कर रहे थे, जो मैन्युफैक्चरर है वो कितना चार्ज करेगा, विल चार्ज डीलर्स $20 पर टोस्टर एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 पर यूनिट, क्योंकि ₹16 तो हमने देखा कि भी उसकी क्या आ रही थी, कॉस्ट आ रही थी। क्लियर। अब वो कितने में बेच रहा है, $20 में उसे बेच रहा है, तो $4 पर यूनिट का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इफ डीलर वांट्स to earn 50% on their selling price, they will mark up the toaster 100% to इतना। अब अगर डीलर चाहता है कि भी वो 50% कमाए अपने सेलिंग प्राइस पे, तो वो क्या करेगा, जो उसकी कॉस्ट है उसको कर देगा $40, 100% बढ़ा देगा। क्लियर। मार्कअप्स आर जनरली हायर ऑन सीजनल आइटम्स। जो आपके मार्कअप्स होते हैं कि भी जैसे इन्होंने 50% वो चाहता है कि भी उसके सेलिंग प्राइस पे उसे मिले, तो 50% है, जैसे अभी हमने बात करी, हमने 20% देखा, अब 30% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि भी आपका प्रोडक्ट कैसा है। जो मार्कअप्स होते हैं वो किन प्रोडक्ट पे ज्यादा होते हैं, सीजनल आइटम्स पे, टू कवर द रिस्क ऑफ नॉट सेलिंग। मान लो आपका प्रोडक्ट सीजनल है, तो आप एक सीजन में ही तो प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद तो वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं बिकेगा। तो उन केसेस पे जो ऐसे सीजनल आइटम्स हैं उन पे जो मार्कअप होते हैं वो मोस्टली हाई होते हैं, 50%, 60% प्रॉफिट मार्कअप। क्लियर। तो हमें पता चल गया कि भी जो सीजनल आइटम्स होती हैं उन पे मार्कअप कैसे होते हैं, हाई, क्योंकि उनमें रिस्क होता है ना बिकने का। स्पेशलिटी आइटम्स या फिर किस पे हाई होगा, एक तो हमने देख लिया सीजनल आइटम्स पे, दूसरा है स्पेशलिटी आइटम्स, क्योंकि वो स्पेशली किसी बंदे के लिए या किसी कैटेगरी के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो उन पे जो मार्कअप होगा वो क्या होगा, हाई। स्लोअर मूविंग आइटम्स, या जो ऐसे आइटम्स हैं जो स्लो मूविंग आइटम्स हैं, मतलब इजीली परचेज नहीं करता, रेगुलरली उनको बंदा परचेज नहीं करता, तो उन पे जो मार्कअप होता है हमारा वो क्या होता है, हाई।
आइटम्स विद हाई स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, उनके केस में भी हमारा जो मार्कअप होता है वो हाई होता है। या फिर डिमांड इन इलास्टिक आइटम्स, डिमांड इन इलास्टिक आइटम्स मतलब जिनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके प्राइस से, मतलब वो डिमांड इन इलास्टिक है जिन आइटम्स की, मतलब आप कितना भी इंक्रीज कर ले तो उनका भी जो मार्कअप होता है प्रॉफिट का वो कैसा होता है, हाई। सच एज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, क्लियर, जो इनकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक, मीन्स ये कितने भी रुपए के हो जाएं तो भी आप खरीदेंगे क्योंकि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो जो ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जिनको आप प्रिस्क्राइब कर रखा है तो खरीदेंगे, इनकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक, तो इन पे जो मार्कअप होगा प्रॉफिट वो कैसा होगा, हाई। तो ये भी हमने देख लिया कि भी किन प्रोडक्ट के केसेस में जो हमारा मार्कअप होता है प्रॉफिट के लिए वो हाई होता है। स्पेशलिटी आइटम्स के केस में, सीजनल आइटम्स के केस में, स्लो मूविंग आइटम्स के केस में, या जिनकी स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट हाई होती है, या जिनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। डज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मार्कअप्स मेक लॉजिकल सेंस, ये कह रहा है जो आप ये मार्कअप यूज कर रहे हैं क्या इसकी लॉजिकल सेंस है, जनरली नो। एनी प्राइसिंग मेथड दैट इग्नोर्स करंट डिमांड, परसीव्ड वैल्यू एंड कंपटीशन इज नॉट लाइकली टू लीड द ऑप्टिमम प्राइस। ये कह रहा है क्या ये मेथड लॉजिकल है, तो लॉजिकल नहीं है, इसका आंसर आया जनरली नो। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम अपनी करंट डिमांड को देख रहे, हमने फिक्स किया 20% लेना है तो हम 20% ही ऐड कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि मार्केट में डिमांड है या नहीं, हम नहीं देख रहे कस्टमर उसकी क्या वैल्यू लगा रहा है, कस्टमर की असेसमेंट क्या है, ना हम ये देख रहे कंपटीशन कैसा है या कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहे हैं। तो हम सिर्फ अपनी कॉस्ट को देखा और कॉस्ट को देख के जो हमने एक मार्कअप डिसाइड कर लिया 20%, 30%, 40%, उसको हम प्राइस में ऐड, मतलब कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं और अपना प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। तो ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जो आपका प्राइस है वो डिमांड के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, वो आपके कस्टमर क्या वैल्यू लगाता है, क्या उसने परसेप्शन बना रखी है उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, और कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें ही आपको क्या देती हैं, ऑप्टिमल प्राइस आपको देती हैं। मार्कअप प्राइसिंग वर्क्स ओनली इफ द मार्क्ड अप प्राइस एक्चुअली ब्रिंग्स इन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स। ये कह रहा है ये मेथड वहां अच्छा है जहां आपका मार्कअप प्राइस आपको वो इतनी ही सेल्स कमा के दे दे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी इतनी सेल्स हमारी होनी चाहिए। अगर उतनी ही सेल्स आपकी हो जाती हैं तो मार्कअप प्राइस आप यूज कर सकते हैं या प्राइसिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि भी अगर हम वैसे बात करें तो जो हमारा मार्कअप मेथड है ये प्राइस सेट करने का, ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो हम करंट डिमांड को देखते, ना हमारे कस्टमर की परसेप्शंस को देखते कि वो क्या वैल्यू हमारे प्रोडक्ट को लगाता है, ना हम कंपटीशन को देखते हैं। इनको बिना देखे ही हम क्या करते हैं, बस कॉस्ट में एक जो हमने डिसाइड कर रखा है उसको डिसाइडेड को ही हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये मेथड लॉजिकल नहीं है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि भी आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भी आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस लाने के लिए और ऐसा कंटेंट लाने के लिए कि बिल्कुल आपकी एक भी लाइन ना छूटे टॉपिक की। बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने कॉलीग से सबसे दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियोज़ को जितना हो सकता है उतने से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियोज़ उन बच्चों तक भी जाए जिनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि भी अगर नेट कॉमर्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो कहाँ से करना है। क्योंकि पूरे यूट्यूब, जितना भी हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपको कहीं भी फिलिप कोटलर को इस तरीके से करवाने वाला कोई भी चैनल नहीं मिलेगा। तो आप सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे आपको एक सिर्फ क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। उसके अलावा ना वो आपकी कोई फ़ोन स्टोरेज भरता है, कुछ भी नहीं होता उससे, आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। सिर्फ आपको एक क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जिससे मेरा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। क्लियर? और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड प्लीज सपोर्ट मी टू ग्रो दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल।